नमस्कार, BSTV के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बीजेपी के बड़े चेहरों में शुमार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहेंगे। उनसे तमाम सियासी सवालों पर हम जवाब लेंगे। लेकिन आप इस समय देख सकते हैं कि प्रहलाद पटेल का ये काफिला है जो कि प्राचीन मूर्ति रुक्मणी देवी की पुनः स्थापना को लेकर निकाली जा रही है शोभा यात्रा है, जिसमें लगातार प्रहलाद पटेल अपनी पत्नी के साथ पैदल चल रहे हैं। तो हम प्रहलाद पटेल से इस कार्यक्रम के बारे में पूछेंगे, सनातन धर्म पर भी सवाल लेंगे, सनातन को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी किस तरीके से किस रणनीति पे काम कर रही है और जनता में कितना असर बीजेपी का दिख रहा है और क्या माहौल चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में, तमाम सवालों पर हम जवाब भी लेंगे और जनता से भी चर्चा करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं प्रहलाद पटेल जो कि हमारे खास मेहमान हैं उनके पास। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी मौजूद हैं जो कि लगातार जिस संघर्ष को लेकर आगे बढ़े थे वो संघर्ष अब पूरा होने जा रहा है। सर, भक्त प्रहलाद ने जो संकल्प लिया था वो पूरा हुआ है। माता रुक्मणी ने मुझे निमित्त बनाया, जागेश्वरनाथ की कृपा से मैं अपने पुरखों का और अपने गुरुदेव के प्रति सिर्फ आभार प्रकट कर सकता हूँ, उनके चरणों में नमन कर सकता हूँ क्योंकि उन्हें निमित्त बनाया। मैं संकल्प लूँ ऐसा मैं अपने आप को नहीं मानता, लेकिन हाँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात को पूरा करने का ज़रूर हमने जितनी मेरी सामर्थ्य मैंने कोशिश की। लंबा समय लग गया, लेकिन आप जब मंत्री थे उस समय भी कोशिश की गई और अब ये साकार रूप जो है ये पूरे जनता के सामने है। नहीं, मुझे लगता है कि सांसद बनने के अलावा बाद जब ये मूर्ति हमने ग्यारसपुर के संग्रहालय से बाहर निकलवाई, उसके बाद शायद उनकी माता की कृपा थी कि मैं उसी विभाग का मंत्री बना। तो उस मूर्ति को हमने थोड़ा ASI से राज्य सरकार को लोन पर देकर उसको दमोह के संग्रहालय में, चूँकि हमारे पास ASI का संग्रहालय दमोह में नहीं था तो दमोह पहुँचाया। लेकिन उसके बाद फिर एक रिवर्स प्रक्रिया होती है कि हम राज्य से हमने फिर ASI को दिलवाया और उसके बाद जाकर ये मूर्ति यहाँ पहुँच रही है। लेकिन एक बात देश को और हर व्यक्ति को समझना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो ये मूर्ति संग्रहालय में हो सकती थी, यहाँ वापस नहीं आती। ये निर्णय करने वाला अगर कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कहा कि चोरी गई प्रतिमाएं अपने स्थान पर पुनर्स्थापित की जाएंगी, ये फैसला करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज अगर मूर्ति रुक्मणी माता की अपने मूल स्थान पर जा रही है तो इसका अगर श्रेय होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री। सनातन को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बीजेपी लगातार इस पर बयान भी दे रही है। देखिए, सनातन का जवाब यही है जो आज आप देख रहे हैं। और मैं कहता हूं कि जरा पलट कर देखें कि जो 2-2 हज़ार साल पुरानी मूर्तियां देश के बाहर चोरी गई, देश की आज़ादी के 72 साल में वो वापस नहीं आ पाई, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 400 के आसपास मूर्तियां वापस आई हैं। और मूर्तियां कोई 2000 साल पुरानी है, कोई 1700 साल पुरानी है। तो ये विरासत हमारी गवाही देती है कि सनातन की परंपरा की उम्र क्या थी। जो सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग हैं उसका ये जवाब है। तो मुझे लगता है कि ये तो हमारे पुरखों ने बनाया और इसलिए हमारा जो ASI का संगठन है वो संगठन की प्रमाणिकता दुनिया में भी है और उसको चुनौती देने की गलती कोई ना करे, चाहे वो दमोह में हो और चाहे वो तमिलनाडु में हो, वो गलती ना करे तो अच्छा। एक सवाल ये भी है कि प्रहलाद पटेल जी जो है पक्षियों के काफ़ी बड़े प्रेमी माने जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखा, खबरें भी देखी, जब आप दाना डालते हैं और पक्षियों को आवाज़ देते हैं तो बहुत सारे पक्षी एक बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। ये कौन सा प्रेम है और ये कौन सा अटैचमेंट है? मुझे लगता है कि ये भी सनातन की परंपरा है। वो कहते हैं कि जीव एक है, हम उसके पास में भाषा है तो प्रेम की भाषा है, विश्वास की भाषा है। यदि आप उसको ये भरोसा होता है, मेरे गौ अभ्यारण्य में जाएंगे तो भी आपको ये बात लगेगी, मेरे दमोह के निवास पर जाएंगे तो वो मुझे लगता है उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो सनातन पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि उस गौ माता को 20 मिनट पहले कैसे पता चल जाता है कि प्रहलाद पटेल अपने घर में आएंगे। तो पशु हो या पक्षी हो, वो प्रेम की भाषा जानता है और वो प्रेम अगर आप देंगे तो आप मानकर चलिए कि प्रहलाद पटेल अकेले नहीं है,
हर व्यक्ति के साथ ये संबंध जुड़ सकता है। बिल्कुल क्योंकि ये कहा जाता है कि जब पति के साथ उसकी अर्धांगिनी होती है तो सफलता जरूर मिलती है। आप भी साथ साथ हैं प्रहलाद जी के? जी जी, हमेशा साथ हूँ मैं। और हम लोग तो चूंकि सभी धार्मिक यात्राओं में कोशिश, मतलब मेरी हमेशा धार्मिक यात्राओं में तो हम हमेशा साथ होते हैं नर्मदा परिक्रमा। परिवार और राजनीति में तालमेल किस तरीके से बैठा पाते हैं, क्योंकि काफ़ी बाहर भी रहते हैं और उसके बाद जब घर पे होते हैं तो वो पूरा समय देते हैं। मतलब मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि उन्होंने कभी हमारा समय काटा, जबकि उन्होंने राजनीति में सर्वाधिक समय दिया है, मुझे लगता है। अच्छा, क्या लगता है कि आगे चल के, क्योंकि एक बड़ा चेहरा तो बन ही चुके हैं प्रहलाद जी, लेकिन किस तरीके से और आगे देखना चाहती हैं? हमेशा चाहती, जैसे आचरण मैंने देखा है माननीय पटेल साहब का अपने पति के रूप में, मतलब ऐसे आचरणों की तो मैं हमेशा अपेक्षा करती हूँ कि ऐसे आचरणों का नेतृत्व मिलना चाहिए। और ये जो एक बड़ा संकल्प लिया था जनता के लिए, हम लोग देश के, मतलब या प्रदेश के विकास में सहभागी बनते हैं, हमारे पति को देखते तो हम लोग को गर्व होता है। एक बड़ा संकल्प लिया था। इसी से सवाल है मेरा कि रुक्मणी जो एक प्राचीन मूर्ति है वो अब फिर से पुनः स्थापित हो रही है। जी जी, काफ़ी समय से मैं भी देखती थी कि उनके लिए इनका प्रयास चल रहा था। कल्चर मिनिस्ट्री के समय से मैं देख रही थी। आज जब माता बिराजी और संयोग ऐसा हो गया कि मैं भी साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर। एक बिल भी पास हुआ है महिला आरक्षण का, जिसको लेके तमाम जगहों पे तारीफ हो रही है बीजेपी की। अच्छा मोदी जी ने महिला शक्ति को अवसर दिया है, निश्चित अच्छे परिणाम। हमारे यहाँ तो हमेशा से महिला शक्ति हमेशा अग्रणी रही है, आगे इसका मौका मिला है तो अच्छे परिणाम आएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रहलाद पटेल, यहाँ पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने भक्तों के साथ यहाँ पे ध्वजारोहण यानी झंडे को फहराते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी यानी उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। और ये यात्रा, जो शोभा यात्रा था, वो लगातार उनके दमोह क्षेत्र में निकल रही है, क्योंकि जो प्राचीन मूर्ति थी रुक्मणी देवी की, वो कहीं ना कहीं सालों से इस मंदिर में स्थापित नहीं थी, चोरी हो गई थी। लेकिन अब इस मूर्ति को यहाँ पे पुनः स्थापित करने का काम किया है। फिलहाल अभी हमने तमाम सवाल जवाब सनातन से लेकर धर्म को लेकर किए, लेकिन आगे हम प्रहलाद पटेल से कुछ सियासी सवाल भी करेंगे। दिन भर की थकान के बाद हमारे साथ फिर से मंत्री प्रहलाद पटेल जी मौजूद हैं। सर, दिन भर काफ़ी थकान हो गई, भीड़ भी काफ़ी थी और एक सफल आयोजन भी रहा। शरीर थका, मन और बुद्धि चैतन्य है और अंतन पर बहुत खुश है, इसलिए शारीरिक थकान बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगती। शारीरिक थकान चेहरे पर तब आती है जब आपको मन से खुशी ना हो, अंतर मन से खुशी ना हो। आज का कार्यक्रम प्रहलाद पटेल के लिए नहीं, समस्त सनातन परंपरा को मानने वाले हों और ना मानते हों, अन्य पूजा पद्धति के लोग भी हों। और वो चित्र आज दिखा, कई जगह पर लोग मैनेजमेंट करते हैं कि इसको कह दो, ये स्वागत कर लेगा, बाकी कर लेंगे। मतलब मैं भी दिल से खुश हूँ कि बिना किसी कार्य योजना के चीज़ें ऐसी बन जाएं जो मिसाल बन जाए। ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, ये मैं कह सकता हूँ। मैं सामान्यतः ऐसी बातें करता नहीं हूँ, लेकिन आज के दिन के जो कार्यक्रम का स्वरूप था, वो स्वरूप शायद दमोह जिले में इसके पहले कभी देखने नहीं मिला होगा। ये जिस दिन मैंने बैठक बुलाई थी सामाजिक नेताओं की, और उन सामाजिक नेताओं में 23 समाज के लोग आए थे, और तभी लोग कह रहे थे कि ऐसा कभी इस दमोह में नहीं हुआ। आज जो हुआ तो ये मैं कह सकता हूँ कि इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। थकान के बाद कुछ सियासत की बात कर लेते, इसलिए मैं काफ़ी वेट भी कर रहा था कि आप वहाँ से आएंगे तो आपसे मुलाकात करूँगा। सर, महिला आरक्षण बिल को लेके लगातार जिस तरीके की सियासत चल रही है, और आपने एक ट्वीट भी किया, उसमें कहा कि इसे कहीं ना कहीं जो विपक्ष था पहले वाला, उसने रोकने की कोशिश भी की थी। तमाम नाम और तमाम आपने गठबंधन को भी उसमें गिनाए ट्वीट में। नहीं, मेरा एक मानना बड़ा साफ है। भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में नारी का जो स्थान था वो सर्वोच्चता पर था। हम प्रकृति की उत्पत्ति का श्रेय नारी को देते हैं, इसलिए हम पर जब उंगलियां उठती हैं तो हमें इतिहास को पलट कर देखना चाहिए।
गुलामी ने नारी को पर्दे के भीतर किया, गुलामी ने नारी को कमरे के भीतर बंद किया। हमारी परंपरा में ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी तेजस्विता, उसकी उपयोगिता, उसका महत्व कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन हमने अपनी सामर्थ्य से, ताकत से और जो मिथ्या अभिमान था उससे ये परिस्थितियाँ पैदा की हैं। लेकिन और इसी का परिणाम था कि हम जब भी बिल लेकर आए, मैं अटल जी के समय से तो मैं देख रहा हूँ, जब 3 बार तभी आया, एक बार मैं कांग्रेस के समय में एमपी नहीं था। ट्वीट में देख भी रहा था वो जानकारी आपने साझा तो की। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए और ये वो पहली सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर खड़े होकर हम अपनी सनातन की उस उच्च परंपराओं की तरफ आगे बढ़ सकते हैं कि नारी को बराबर के सम्मान की ज़रूरत नहीं है, नारी को उच्च स्थान देने की ज़रूरत है। उसकी मेगा और प्रतिभा पर कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना ज़्यादा संवेदनशीलता से वो समाज को और व्यक्ति को पहचानती है, मैं दावे से कहता हूँ पुरुष नहीं पहचानता। और ऐसा नहीं कि मैं आज इसलिए कह रहा हूँ आरक्षण के कारण। जब मैं नर्मदा परिक्रमा में था और मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवासी जी जब सत्संग करते थे तो मैं ये बात सत्संग में बोलता था और वो कहते थे कि आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो या आपकी माँ, घर के भीतर घुसते हुए व्यक्ति के बारे में जो उसका अनुमान होगा वो कभी मिथ्या नहीं, कोई गलत नहीं हो सकता। सर लेकिन अब मध्य प्रदेश से मांग उठ रही है कि इसमें ओबीसी का आरक्षण भी होना चाहिए। ये एक बड़ी मोटी चीज़ है। आरक्षण अभी देश की संसद ने लोकसभा विधानसभा में पिछड़ों को नहीं दिया, नौकरी में दिया है। जब तक स्थापित आरक्षण है वो एससी के लिए है, एसटी के लिए सामान्य है, 3 ही कैटेगरी आरक्षित है। तो आप बिना आरक्षण दिए हुए आप महिला आरक्षण में ओबीसी को कैसे दे देंगे? हाँ, संसद अगर जिस दिन ये फैसला करे कि ओबीसी आरक्षण को लोकसभा और विधानसभा में सुनिश्चित करेंगे तो फिर महिलाओं को उसका आरक्षण मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो मूल चीज़ आपके पास ना हो और उसके बाद हम कहें तो ये दीवार धकाना है, मैं ऐसा मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ मानता नहीं। सर G20 का सफल आयोजन रहा, मध्य प्रदेश में कई जगह पे कार्यक्रम हुए, लेकिन लगातार जो महागठबंधन है वो इस पर भी सवाल खड़े करता है। पूरी दुनिया सनातन और भारतीय संस्कृति का लोहा मान रही है। जो लोग हमारे खान पान की आलोचना करते थे वो मिलेट्स खाने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। जो हमारी वेशभूषा पर आलोचना करते थे वो कहते हैं कि ढीले वस्त्र पहनना चाहिए, ये बेहतर होता है। जो हमारी पूजा पद्धति का विरोध करते थे वो इस बात को भूल जाते हैं कि मेरे गांव का आदमी वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो जिस विश्वास के साथ कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्राणी मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, जीव जंतु भी हैं। वो अनपढ़ गांव का व्यक्ति इस विश्वास के साथ कहता है, दुनिया की कोई आइडियोलॉजी नहीं कहती है। और ऐसे जब G20 में स्लोगन आया वसुधैव कुटुंबकम का, तो उसने एजेंडा क्या दिया? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये हिम्मत ही नहीं थी इसके पहले किसी को सोचने की और करने की, क्योंकि इनके विचार में वो ताकत नहीं थी। तो ये जो विचार है इसको हल्का मानना, ये जो देश के भीतर बातें कर रहे हैं उनको ये तय करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी सनातन की परंपराओं के अनुकूल अपना अगर आचरण प्रस्तुत करेगी तो हम दुनिया को शांति बांटेंगे। और दुनिया में शांति बांटने वाला कोई हो सकता है तो वो सिर्फ भारत हो सकता है। इसलिए जो आलोचना कर रहे हैं ये या तो सो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है सोने का बहाना कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे कि सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना करे उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। ये वो लोग हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा की जा रही थी कि इस सत्र में वो बिल लाया जाएगा। इसको लेके एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश भी की गई पूरे देश में। मैं वही शब्द कहने वाला था कि डरे हुए लोग ये चर्चा कर रहे थे, जो भयभीत थे, उन्हें लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। हम किसी को डराने के लिए नहीं है। महिला आरक्षण आया और वो दोनों सदनों में पारित हो गया। महामहिम राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और अब कोई भी सरकार में बैठा हो उसे ये आरक्षण की विधा को मानना होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती हैं जो विशेष सत्र के साथ, तो मैं तो गणेश जी की कृपा मानूंगा कि विघ्न आते रहे, लेकिन ये पहली घटना है जो निर्विघ्न दोनों सदनों में रात के 12 बजने के पहले दोनों सदनों में पारित हो गया। और अब उसके बाद में एक इतिहास लिख गया कि हम फिर से सनातन की परंपरा में जो मातृशक्ति सर्वोच्च स्थान पर थी उसे पुनः पुनर्स्थापित करना
उसकी ये पहली सीढ़ी है। सर, एक आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा सवाल है। करीब 16 हिमालयन नदियां हैं, इसके अलावा 26 क्षेत्रीय नदियां, उनको जोड़ने का एक बड़ा काम आपको मिला है। कहाँ तक वो प्रोजेक्ट पहुंच पाया है? देखिए, ये सिर्फ नदी जोड़ना नहीं है। आज़ादी के बाद 1950 का एक आकलन था जिसमें हम दुनिया की आबादी का 18% भारत में रहते थे 1950 में, और पीने का मीठा पानी कुल दुनिया का 4% हमारे पास था। मतलब समस्या तो तभी थी, लेकिन किसी ने विचार नहीं किया। विचार पहले किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सीधे अटल जी ने कहा कि नदियों को जोड़े बगैर आने वाली पीढ़ी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती, खेतों की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। 10 साल कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी आए, हमारे पास में रिकॉर्ड है। हम 17 ऐसी मैपिंग हमारे पास है देश के भीतर जहाँ पर अगर हम डेफिसिट और सरप्लस बेसन को जोड़ दें तो पानी, बरसात के पानी का हम सदुपयोग कर सकते हैं। और इसलिए इस बजट में 5 जगह चिन्हित किया गया, उसमें कैन बेतवा +4। कैन बेतवा के लिए चूँकि मोदी जी थे, उत्तर प्रदेश में योगी जी थे, मध्य प्रदेश में शिवराज जी थे, तो वो परवान चढ़ गई। सारी योजनाएं अंतर्राज्यीय योजनाएं हैं, कहीं 2 राज्य, कहीं 3 राज्य, एक में 5 राज्य भी है। सहमति बने, भारत सरकार पैसा देगी, ये बजट में हमने कहा। यहाँ सहमति बन गई, हमने 44,000 करोड़ दे दिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी आने वाले भविष्य के बारे में विचार करना पड़ेगा। देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तो एक आदमी को आप आज 55 लीटर पानी गाँव में दे रहे हो, 20 साल बाद उसे 100 लीटर पानी में काम चलेगा। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए पानी के प्रबंधन पर अगर किसी ने सोचा या किया तो वो मोदी जी ने किया, चाहे वो अमृत सरोवर हो, चाहे नदियों को जोड़ने का काम। सर, अब मध्य प्रदेश की सियासत पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है पूरी मध्य प्रदेश में, कितना असर देखने को मिल रहा है इस आशीर्वाद यात्रा? क्या जनता बाकी में ही आशीर्वाद दे रही है? भीड़ क्या वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगी? मुझे लगता है कल आखिरी दिन है। हाँ। 5 यात्राएं निकली। 5 यात्राओं को निकालने का मादा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी लीडरशिप, ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता, सत्ता में रहकर जन आशीर्वाद को मांगने जाना, ये नैतिक साहस ये भाजपा ही कर सकती है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जिसे इनकम्बेंसी कहते हैं, वो इनकम्बेंसी तो बड़ा पुराना पैरामीटर है, वो ध्वस्त हुआ है। कि कोई आदमी सरकार में रहे और इतने लंबे समय सरकार में रहे और फिर जनता की अदालत में जाए, ये लोकतंत्र की ताकत तो है, लेकिन एक नैतिक बल बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। आप आलोचना करने तो जा सकते हो, आशीर्वाद मांगने का साहस करना, बिना करे कोई किसी के दरवाजे पर शुभकामनाएं मांगने नहीं जा सकता। आशीर्वाद की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का ही नैतिक बल है। जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस काउंटर किया है, कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही। थका मादा नेतृत्व जो 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, 1 घंटे खड़े नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से तुलना कर रहे हैं हम? असंभव। कांग्रेस यात्रा निकाले तो हम देखेंगे, उसी का हस्त्र आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। सर, दूसरा सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके की मध्य प्रदेश में सियासत देखी जा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि जो रणनीति तैयार हो रही है वो दिल्ली से तैयार हो रही है, मध्य प्रदेश के नेता सिर्फ उसे फॉलो कर रहे हैं, जो चेहरा सामने आना चाहिए वो शायद पर्दे के पीछे है। अच्छा, वो तो कम से कम रणनीति कह पा रहे हैं, रणनीति कह पा रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो तो एक परिवार से आदेश लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी रणनीति इसलिए बनाती है हमेशा कि हमारा विधायक जब बनता है तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बनाएगा, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बनाएगा, वो सिर्फ राजस्थान की सरकार नहीं बनाएगा, वो हमारे कहीं से 4, कहीं से 6 लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी भेजेगा। आम आदमी लोकसभा का सांसद बनाकर मोदी जी को तो बहुमत दे चुका है 2 बार, तीसरी बार देगा। लेकिन राज्यसभा में भी हमें बहुमत चाहिए। जो बीच में इकट्ठे होने की गलती करते हैं, कभी सोचते हैं कि राज्यसभा में पटकनी दे देंगे, इनके काम को रोक देंगे, अभी वो काम बाकी है भाजपा का। इसलिए रणनीति तो हमें सदैव बनानी पड़ेगी। आने वाले 25 साल इस देश का नेतृत्व भाजपा का नेतृत्व करे, सरकार रहे, तो ये देश के लिए भी बेहतर होगा और दुनिया के लिए भी बेहतर होगा। कमलनाथ पे काफ़ी गंभीर आरोप रॉ के जो पूर्व अधिकारी थे उन्होंने लगाए, सिख दंगों को लेकर फंडिंग के आरोप उन पे लगे। ये आरोप उन पर चस्पा होते रहे, सिख समाज लगाता रहा है, वीडियोग्राफी सामने आती रही है। उस अधिकारी ने कहा इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई उसका जवाब देने की। ये सच्चाई है, ये दुर्भाग्य है राजनीति का। मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं टिप्पणी करता हूँ कि मैं कमलनाथ को नेता के तौर पर कभी स्वीकार नहीं कर सकता।
ये मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन ये नेता नहीं हो सकते। नेता की क्वालिटी अलग होती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जिनने ऐसे कृत्य किए हों, और कहने वाले लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, सारेआम कहा है, लेकिन अब जिन भी कारणों से ये बच जाते हैं या बचाए गए, ये देश का दुर्भाग्य है और ये राजनीति का दुर्भाग्य भी है। सर, दिग्विजय सिंह को लेकर एक सवाल कर लेता हूँ। लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या तमाम योजना, उसमें करोड़ों अरबों रुपए जो है बजट का प्रावधान किया गया है, कर्ज भी सरकार ले रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं और कहीं ना कहीं वित्त विभाग के अधिकारियों को धमकाते कि आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। बीजेपी लगातार आरोप भी लगा रही है। दिग्विजय सिंह अगर ये बात कहते हैं तो जब टूटी सड़कें इस राज्य में थीं, बिजली आती नहीं थी, तो उसमें बजट का पैसा दिग्विजय सिंह जी कहाँ डालते थे? ज़रा वो तो हिसाब बताएं अपना, फिर हमसे पूछे। हमने तो दिया है तो कह कर दिया है कि खाते में डाला है। हमने नगद पैसा नहीं बांटा था, हमने खाते में डाला है। नंबर 1 का सरकार का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमने उसको कोई लुटाया नहीं है, खाते में डाला है। और इसलिए हम पर आरोप नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह जी को जरूर बताना पड़ेगा कि आपके बजट का पैसा कहाँ जाता था। सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आज तो है। और आपके कमलनाथ की सरकार के 1.5 साल आप अपने प्रधानमंत्री आवास का शेयर का पैसा नहीं दे पाए और पैसे आपने केंद्र का पैसा वापस किया। जल जीवन मिशन का काम आपने शुरू नहीं किया क्योंकि कहते हो आपके पास पैसा नहीं था, तो इसका मतलब क्या बजट में उस समय पैसा नहीं था? तो ये बातें करने के लिए तो डिबेट के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो ये भी आरोप लगाते हैं कि डराने धमकाने के लिए बीजेपी हर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी ईडी और तमाम एजेंसियों के दफ्तर खोलने का प्रयास कर रही है। विरोध में हम भी थे, हम तो कभी नहीं डरे। अगर हम चोरी करेंगे तो ईडी से डरेंगे, चोरी नहीं करेंगे तो ईडी से क्यों डरना? क्या करेगी ईडी हमारा? तो ये बातें तो कहने के पहले सोचनी चाहिए कि ऐसा किया क्यों कि ईडी से डर लग रहा है। ईडी कोई ऐसे अचानक किसी के घर पर नहीं पहुंच जाएगी। अगर पहुंचती होती, ये सीबीआई ये एजेंसियों का जो उपयोग करते थे, ये उनकी समस्या है। लेकिन अगर आपने गलती, आर्थिक अपराध नहीं किया तो ईडी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, आखिरी मेरे 2 सवाल रहेंगे। एक महाकुंभ जो है बीजेपी का, जिसमें 10 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे, एक नई ऊर्जा भरने का काम फिर से पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। ये परंपरा भी मध्य प्रदेश की परंपरा है। हम 5वीं बार सरकार बनाने के लिए हैं और ऐसी स्थिति में हर 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले हम अपने कार्यकर्ता को, जिसे हम देवतुल्य कार्यकर्ता ही कहते हैं, हमारे पुरखे भी कहते थे, हम भी कहते हैं और आने वाली पीढ़ी भी कहेगी, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का काम यही कार्यकर्ता करता है और हमसे वो कुछ चाहता नहीं है। और इसलिए चाहे उसका जो स्तर है वो सिर्फ नाली, पुलिया, सड़क, बिजली, पानी यहाँ तक सीमित नहीं रहता। जब वो जय श्री राम बोलता है तो आवाज़ अयोध्या तक जाती है। जब वो भारत माता की जय बोलता है तो कश्मीर से धारा 370 खत्म हो जाती है। तो ये जो कार्यकर्ता है उसको एक बार बुलाया जाता है राजधानी में और वो संकल्प लेकर वापस आता है और सरकार बनाने का काम करता है। कितनी सीटें आ रही हैं सर इस बार मध्य प्रदेश में? 2003 का चुनाव मैंने देखा था, 23 है, दोहराएगा। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से पूरे दिन भर बीएसटीवी मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ रहा, तमाम मुद्दों पे चर्चा की और जनता से भी हमने जानने की कोशिश की आखिरकार चुनावी माहौल क्या है। मध्य प्रदेश चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर को बीएसटीवी आप तक पहुंचा रहा है। सियासत के हर एक बड़े चेहरे को आपसे रूबरू करा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद थे प्रहलाद पटेल। कल फिर हम किसी खास मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।